नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज एक जानकारी लेकर। जानकारी है कि आपके जीवन काल में धन की क्या स्थिति है, आगमन की, धन आगमन कैसा होगा और धन संचय कैसा होगा। प्रिय दर्शकों, आज के परिवेश में हर किसी को धन चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। आदमी उसके लिए बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, लेकिन सभी को एक समान धन प्राप्त कभी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा प्रयास किया और अच्छी सफलता पा गए, खूब धन अर्जित किया, खूब मान सम्मान अर्जित किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको वो चीज हासिल नहीं हो पाती जिसके वो हकदार है। आज चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के दो भावों की। कुंडली का एकादश यानी 11वां भाव, जहां से धन आगमन का विचार होता है, आय के रास्तों का विचार होता है, और दूसरा कुंडली का दूसरा भाव धन भाव, कि धन आएगा कितना और टिकेगा कितना। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के कुछ सूत्र हैं जो अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो यकीन जानिए, मानते हैं कि कारण हो सकता है कि आपको देर से धन प्राप्त हो। धन प्राप्त अवश्य होगा और आप सुखों का भोग भी अवश्य करेंगे। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में 11वें भाव यानी एकादश भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, 5वें घर में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, 7वें घर में बैठ जाए या 10वें घर में बैठ जाए। कौन कौन से घर हुए? लग्न यानी पहला घर, दूसरा यानी धन भाव, चौथा यानी सुखों का भाव, 5वां यानी कि पंचम भाव ज्ञान का भाव, 7वां आपके व्यापार का भाव, 9वां आपके भाग्य का भाव और 10वां आपके कर्म का भाव। अगर इन भावों में एकादश भाव का स्वामी बैठ जाए तो यकीन जानिए आपके पास धन के रास्ते जीवन पर्यंत बने रहेंगे। ये एक सामान्य सूत्र है। अब इसमें यह देखिए कि ये तो हो गया बात ये कि एकादश भाव का स्वामी कहां बैठा है, उसके हिसाब से धन मिलेगा। दूसरा सूत्र ये कहता है कि कुंडली के एकादश भाव में जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतना ज्यादा इनकम के सोर्स बनेंगे, आदमी उतना ज्यादा धन अर्जित करेगा। राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, केतु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, कोई ग्रह बैठ जाए, तो जीवन काल में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरा सूत्र कहता है कि धन भाव का स्वामी यानी कि 2 नंबर का स्वामी अगर कुंडली के 11वें खाने में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए, तो भी जब तक कोई जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता रहता है। ये तो बात हो गई धन आगमन की। अब बात करते हैं धन संचय की। दूसरा भाव किस चीज का है? संचित धन का। दूसरे भाव का स्वामी अगर पहले घर में यानी कि लग्न में बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है, आपके जीवन काल में धन संचित होगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे घर में बैठ जाए तो आप भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों पे धन खर्च करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए तो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से धन अर्जित करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो आप व्यापार से धन अर्जित करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो ये भी अच्छा है, व्यापार करके आदमी श्रेष्ठ धन लाभ अर्जित करता है। दूसरे घर का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठ जाए, ये भी बहुत बढ़िया है, जहां तक अपने भाग्य के द्वारा धन अर्जित करता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाए, दाता का कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाएगा, अपने कार्य क्षेत्र के दम पे वो अपार धन अर्जित करेगा। और दूसरे का स्वामी अगर एकादश में बैठ जाए तो कहना ही नहीं। देखिए, आपकी कुंडली में 2 तरीके से महाधनी योग बनता है। अगर कुंडली के 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो महाधनी योग बनेगा,
कुंडली के 11वें भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो महाधनी योग बनेगा, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो महाधनी योग बनेगा, और कुंडली के दूसरे घर का स्वामी अगर एकादश भाव यानी 11वें भाव में बैठ जाए तो भी महाधनी योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो एक सामान्य चर्चा है कि आदमी को धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो आप अपनी कुंडली को देखिए, खोलिए और देखिए और समझिए कि आपके दूसरे और 11वें घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि भाई हमारी कुंडली में तो ये योग है लेकिन हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में दूसरे घर पे किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। कुंडली के दूसरे खाने में और 11वें खाने में अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आप ये मान लीजिए अगर एकादश भाव में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो धनागमन के रास्ते बाधित होंगे, और दूसरे भाव में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो जीवन में धन संचय नहीं होगा। धन संचय नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि धन संचय हो, लेकिन धनागमन होना अनिवार्य है। पैसा आता रहे, खर्चे होते रहेंगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब पैसा आएगा ही नहीं तो आप खर्च क्या करेंगे? इसलिए कुंडली के एकादश भाव को बलि करिए। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को कुंडली में देखिए, गुरु अच्छी पोजीशन पे हैं अथवा नहीं, नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं, पापकर्तरी योग में तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, षटबल में कमजोर तो नहीं है। इन स्थितियों को देखिए, अपने गुरु को बलि करिए। याद रखिए, धन के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति जुपिटर। अब अपने गुरु को बलि करिए। गुरु जैसे जैसे मजबूत होंगे आपकी कुंडली में धनागमन के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, धन आएगा भी और काफी हद तक टिकना भी शुरू होगा। कुंडली में लग्नेश अगर कमजोर है तो भी धन ना आगमन होगा ना संचय होगा। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने व्यक्तित्व, अपने लग्नेश को बलि करिए, अपने पहले खाने के जो स्वामी उनको बलि करिए, उनसे संबंधित रत्न को धारण करिए, उनसे संबंधित वस्त्रों का प्रयोग करिए, उनसे संबंधित खाद्य पदार्थ को खा करके उनको बलि करिए, लेकिन लग्नेश को जरूर बलि करिए। कुंडली के 11वें और कुंडली के दूसरे खाने के जो स्वामी होते हैं उनका रत्न धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि कुंडली का जो 11वां खाना है वो छठे से छठा होने के कारण रोग का भी भाव है, और कुंडली का जो दूसरा खाना है वो सप्तम भाव का अष्टम है तो वो मृत्यु का भी भाव है। इसलिए उनके दूसरे और 11वें खाने के जो स्वामी होते हैं उनका रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन उनसे संबंधित वस्त्रों को पहन के, उनसे संबंधित मंत्रों का जप करके आप उनको बलि कर सकते हैं और उनसे संबंधित लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक छोटी सी चर्चा थी धन और लाभ भाव के ऊपर। इस पर विस्तार से आपको आगे जाके जानकारी देंगे। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।